बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हमने शुरू करना है जी हेड्स ऑफ इनकम। कल हमने देखा था कि हम एक इनिशियल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें। मैंने उस एटीए को कहा है कि वो दोबारा शायद स्लाइड उसने सेंड कर दी होंगी आपको, जिसके अंदर और नहीं की तो अभी थोड़ी देर में कर देगा। तो वो जिसमें टैक्स रेट्स का जिक्र आ रहा था वो वाली आ जाएंगी। लेकिन असल में जो रियल काम शुरू हुआ, जहाँ से आपने साथ साथ तैयारी पकड़नी है, रोज़ाना का काम रोज़ाना लेकर चलना है। बेटा खामोशी से आ जाएं, जब क्लास में लेट भी आ रहे हैं, छोड़ करते भी आ रहे हैं। हो गया? वो बेटा बस कर रहे हैं, वो आ गए हैं क्लास में, बस करते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज से हेड्स ऑफ इनकम शुरू करने हैं और हमने पढ़ा था हेड्स ऑफ इनकम का जिक्र कहाँ हो रहा है, सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 ने हमें बताया था कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। कौन कौन से हेड्स ऑफ इनकम थे जनाब हमारे पास? ये क्या खोल के चला गया वो कौन कौन से हेड्स ऑफ इनकम आ रहे थे हमारे पास? हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये बातें सेक्शन 11 के अंदर लिखी हुई थी। अब हमें असल में यही हमारे कल भी मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमारे जो इनकम टैक्स का सिलेबस है उसका 80% यही सिलेबस है हमारा, इन चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है ना? अब इन चैप्टर में हम इस तरतीब से भी चल सकते थे, पहले सैलरी पढ़ें और फिर ऐसे चलते चले जाएं, लेकिन सैलरी का चैप्टर इटसेल्फ एक बहुत लेंथी और लंबा चैप्टर है। तो फिर हम ऐसे करते हैं कि नहीं यार, थोड़ा सा साइकोलॉजिकली बेहतर हो जाए, हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से स्टार्ट लेते हैं, फिर हम कैपिटल गेन पढ़ लेते हैं। तो हमें लगता है यार 2 एरियाज तो हमारे कंप्लीट हो गए, फिर हम सैलरी पे चले जाते हैं। इस तरह से हम इसकी मिक्सिंग करके चल रहे होते हैं। इसका मतलब है हम कहाँ से शुरू करने लगे हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से शुरू करें। किसी भी पांचों में से किसी भी हेड ऑफ इनकम को पढ़ना है तो हमें असल में 3, 4, 5 सवाल ऐसे हैं जिनका आंसर हम ढूंढ रहे हैं। पहला सवाल है स्कोप ऑफ इनकम। स्कोप ऑफ इनकम का मतलब है इस हेड ऑफ इनकम में कौन सी इनकम फॉल करेगी, कौन सी इनकम फॉल नहीं करेगी। स्कोप को 2 तरह से डिफाइन किया जा सकता है। नंबर 1, व्हाट इज इंक्लूडेड। या तो ये बता दिया जाए ये इनकम शामिल होगी, ये शामिल होगी, ये शामिल होगी, या ये बता दिया जाए ये शामिल नहीं होगी, या दोनों बातें बता दी जाए कि ये शामिल होगी और ये शामिल नहीं होगी। इसका मतलब है ये काम कैसे हो रहा होगा? विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस हो रहा होगा। बात समझ आ रही है ना? कि भाई कौन सी इनकम है जिसको हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ट्रीट किया करेंगे, ये बता दिया जाए। और अगर कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो बता दिया जाए इसको ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है ना? अच्छा जी, एक तो इस सवाल का जवाब ढूंढना है। नंबर 2, डिडक्शंस। क्या जो पैसे हमने रिसीव किए हैं सारे पे टैक्स लगना है या कोई खर्चे माइनस करने हैं? जैसे आप अकाउंटिंग में पढ़ रहे हैं सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। वो कौन से एक्सपेंसेस हैं विच आर डिडक्टेबल? ठीक है ना? तो उसमें भी 2 बातें बताई जा सकती हैं, कौन से खर्चे अलाउड हैं और कौन से खर्चे अलाउड नहीं है। 2 बातें इसके अंदर आ रही होंगी। फिर तीसरी बात आ गई बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। गवर्नमेंट ने टैक्स कब लेना है? जब पैसे मेरे पास पहुंच गए हैं या अक्रूवल बेसिस पर, यानी कैश बेसिस पर या अक्रूवल बेसिस पर। ठीक है ना? आप
आपने अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं आप डेफिनेटली, तो आपने पढ़ लिया अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, प्री पेमेंट्स एंड अक्रूवल्स का चैप्टर तो आप इंट्रो में भी पढ़ कर आए हुए हैं, ठीक है ना। इसका यही मतलब है कि क्या रिसीट बेसिस पर टैक्सेशन होनी है या अक्रूवल बेसिस पर होनी है, ये एक जवाब हर हेड में ढूंढ रहे हैं। अच्छा, कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है इनकम टैक्स का। बाज इनकम होती है वो कहते हैं भाई हम तो अक्रूवल बेसिस पर टैक्स लेंगे, बिल्कुल ठीक है जनाब, और बाज़ जगह कहते हैं नहीं नहीं भाई हम इसमें अक्रूवल को नहीं मानते, हम रिसीट बेसिस पर टैक्स लेंगे। तो ओके, इसका मतलब है हर हेड में हमें अलग अलग देखना पड़ेगा कि ये हेड ऑफ इनकम अक्रूवल बेसिस पर चलेगा या कि रिसीट बेसिस पर चलेगा। जैसे हो सकता है सैलरी रिसीट बेसिस पर चल रही हो और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस अक्रूवल बेसिस पर चल रही हो। इसलिए इस सवाल का जवाब ढूंढना मकसद है। और चौथा और आखिरी सवाल है टैक्सेबिलिटी, यानी क्या सारी इनकम को इकट्ठा करके और फिर स्लैब रेट लगाना, और दूसरा है FTR, नहीं इस इनकम के ऊपर इसका अपना टैक्स रेट लगाना है। ये बातें हमें थोड़ा आगे चल के समझ आएंगी। जैसे कल हम कह रहे थे ना हमारे पास 2 शेड्यूल थे रेट्स के, नॉन सैलरीड, सैलरीड। NTR का मतलब है मैंने एक बंदे की इनकम कैलकुलेट करना शुरू की, कैसे, सैलरी से, प्रॉपर्टी से, बिजनेस से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्स से, सारी इनकम इकट्ठी की। मैंने कहा इस बंदे ने इस साल में 60 लाख रुपए कमाए हैं। अब इस 6 मिलियन को स्लैब में जाके ढूंढा कौन सी स्लैब बनती है, और जैसे कल हम टैक्स कैलकुलेट करके गए हैं वो उसूल लगा दिया इसके ऊपर। बात समझ आ रही है? अगर ऐसे टैक्स की कैलकुलेशन हुई है, दिस इज कॉल्ड NTR, नॉर्मल टैक्स रिजीम। NTR स्टैंड फॉर नॉर्मल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या करती है, सारी इनकम को क्लब करती है और फिर रेलिवेंट शेड्यूल में जाकर स्लैब अप्लाई करके टैक्स मालूम कर लेती है। ये बात समझ आ गई? ओके, एक दूसरा स्टाइल हुआ। और कहा यार नहीं, ये वाला जो कैपिटल गेन आया ना फर्ज किया, वो कहता नहीं यार इसका तो अपना रेट है, इस पे स्लैब वाला रेट नहीं लगना। ये आपने प्लॉट बेचा है, इस प्लॉट के ऊपर आपने 7.5% टैक्स देना है। वो कहता अच्छा बाकी, कहता ये वाली इनकम छोड़ के ना बाकी को इकट्ठा कर लो, उसको NTR में ले जाओ और इसके ऊपर 7.5% अलग लगाना है आपने। जिस ऐसी इनकम जिसके ऊपर रेट हम स्लैब से ना उठा रहे हो, इन 2 शेड्यूल से ना उठा रहे हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, FTR, फाइनल टैक्स रेजिम। FTR, बात समझ आ गई? अगर तो सारी इनकम को या जितनी इनकम को इकट्ठा करके स्लैब का रेट लगाएं, सैलरीड वाला, या हर वो इनकम जिस पर ये वाला रेट लगाएंगे वो क्या कहलाएगी, NTR, और हर वो इनकम जिसका अपना रेट हो वही लिखा होगा, दैट इज फाइनल टैक्स रेजिम। तो हमें ये देखना है कि यार जो इस इनकम का हम जिक्र कर रहे हैं ये NTR में फॉल करती है या, बस जब ये 4 मेजर सवाल और 4 इनके सब, ठीक है ना, ये 8 सवालों का जवाब हमें पता चल जाए तो समझें वो वाला हेड आपका तैयार हो गया, ठीक है ना। क्या आप इनकम कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं, क्या बिजनेस पढ़ रहे हैं, क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, क्या सैलरी पढ़ रहे हैं, जिस भी हेड को पढ़ने जा रहे हैं हम ये 4 बातों का जवाब ढूंढ रहे हैं। क्लियर होगी बात? एक स्केच समझ आ गया हमने कैसे चलना है। अब आगाज करते हैं जनाब। इनकम फ्रॉम द रेंट रिसीव्ड और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, द रेंट रिसीव और receivable by a person from for a tax year other than rent exempt from tax shall be chargeable to tax in that year under the head income from rent received or
रिसीवेबल। जब इनकम टैक्स ऐसे कह रहा हूँ ना, रिसीव्ड और रिसीवेबल, इसका मतलब होता है अक्रूवल बेसिस। रिसीव्ड और रिसीवेबल जब कहीं लिखा हो, इसका मतलब होता है अक्रूवल बेसिस। क्लियर होगी बात? रेंट रिसीव और रिसीवेबल, इसका मतलब है, ये तो पता चल गया कि रेंट अक्रूवल बेसिस पर टैक्स होना है। पहले एक सवाल का जवाब मिल गया, किसका रेंट? अगर इस लाइन को पढ़े, यहाँ तक का लॉ पढ़े, वो जो मैंने आपसे वादा किया, आप अपनी आंखों से लॉ पढ़ना शुरू करेंगे, तो यहाँ कह रहा है रेंट। रेंट तो किसी चीज का भी हो सकता है। रेंट अ कार का रेंट भी हो सकता है, जनरेटर का रेंट भी हो सकता है, क्रॉकरी का रेंट भी हो सकता है, किसी मार्की का रेंट भी हो सकता है, किसी बिल्डिंग का रेंट भी हो सकता है। कोई बात नहीं समझ आई। अगर लॉ यहीं रुक जाता तो इसका मतलब था हर इनकम जो रेंट से रिलेट करेगी वो यहाँ फॉल कर जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लेकिन लेजिस्लेटर को तो पता था वो ये नहीं कहना चाह रहा, तो फिर उसके पास क्या तरीका है? डेफिनेशन दे। किसकी? रेंट की। उसके ख्याल में किसको रेंट कह रहा है, ठीक है ना? और फिर रिसीव और रिसीवेबल ने हमें सिखाया अक्रूवल। तो रेंट को डिफाइन किया लॉ ने कि भाई रेंट क्या है। रेंट मीन्स एनी, मीन्स वो कहता है भाई आपके दिमागों में जो रेंट का मतलब है उसको निकाल दो, फारिग हो गया वो। जो मैं कहने लगा हूँ सिर्फ वो रेंट है। हमारे जहन में, दिमाग में, कल्चर में, इंग्लिश डिक्शनरी में रेंट का एक मतलब है ना, वो कहता फारिग हो गया वो। किससे? मीन से। रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ द लैंड और बिल्डिंग। वो कहता है भाई वो जो तुमने एक लंबी कहानी बनाई, जनरेटर भी हो सकता है, क्रॉकरी भी हो सकती है, फलां भी होगा, तो सारे फारिग हो गए हैं। हम तो इमारतों की, बिल्डिंग के रेंट की बात कर रहे हैं, उसी की कर रहे हैं ना। कहता नहीं उसकी नहीं कर रहे। कहता है उसमें भी सिर्फ ऑनर के रेंट की बात करें, ऑनर ऑफ द लैंड और बिल्डिंग। बहुत दफा मैंने कोई चीज किराए पे दी हुई है और मैं खुद ऑनर नहीं हूँ। मसलन आपके हॉस्टल्स वाले अक्सर लोग, उन्होंने खुद जगह किराए पे ली और फिर उसे सबलेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इनकी, हालांकि उनकी रेंटल इनकम ही है ना, घर से ही रेंट कमा। वो कहते हैं उनकी भी नहीं बात कर रहे भाई, हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? ऑनर ऑफ द लैंड और बिल्डिंग। Rent means any amount received or receivable by the owner of the land or building as consideration for the use or occupation of or the right to occupy. ये तो बाकी जो अल्फाज मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर होगी बात? वो कह रहा है भाई प्रॉपर्टी में भी हम सिर्फ, अगर आप ऑनर हैं, कोई शख्स मालिक है, इस बिल्डिंग का एक शख्स मालिक है, राइज उसको किराया पे कर रहा है, वो कहता है हाँ इसी का जिक्र कर रहे हैं, इसी को ही हम प्रॉपर्टी इनकम कह रहे हैं। 7 प्लॉट खाली है, हम उसे बड़ी दफ़ा कहते हैं कि यार हमें किराए पे दे दो, ठीक है ना, हम यहाँ पार्किंग ही कर लें, ठीक है, वो नहीं मानता, ठीक है। अगर फ़र्ज़ कर लें वो हमें पार्किंग के लिए वो प्लॉट दे दे 7 का, उसका किराया लेना शुरू कर दे, वो कहते हैं हाँ उसका भी बात हो रही है, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग, कोई खाली लैंड भी दे दे किराए पर तो उसका भी जिक्र हो रहा है, बिल्डिंग दे दे उसका भी जिक्र हो रहा है, और लैंड एंड बिल्डिंग हो, जैसे ये जगह लैंड भी है बिल्डिंग भी है, तो ठीक है इनका जिक्र हो रहा है। लेकिन शर्त क्या है? ऑनर, खुद ऑनर हो। और एक बंदे ने ये बिल्डिंग किसी से किराए पे ले ली, फर्ज किया उसने पीछे 15 लाख रुपया किराया तय कर लिया और हमें 18 लाख रुपए पे दे दी। वो कहते हैं इस बंदे की इनकम, वो कहते हैं ये प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, इसको किसी और हेड में देखेंगे कहाँ फिट होती है, प्रॉपर्टी इनकम कोई नहीं है। क्लियर होगी बात? एंड इंक्लूड्स कब लगाते हैं? जब डेफिनेशन को बढ़ाना हो। वो कहते हैं जो मैंने डेफिनेशन बढ़ाई है ना, मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड खुद बनाई है। पहले उसने कहा भाई डिक्शनरी की डेफिनेशन फारिग, फिर उसने कहा यार जो मैंने डिक्शनरी की मीनिंग फारिग करके अपनी डेफिनेशन बनाई है ना, पता नहीं आपको समझ आई है कि नहीं आई, मैं उसमें एक चीज़ और शामिल करना चाहता हूँ। एंड इंक्लूड एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। वो कहते कोई शख्स अपनी बिल्डिंग बेचना चाहे, घर बेचना चाहे, बिल्डिंग बेचना चाहे, लैंड बेचना चाहे, तो आमतौर पर ये ट्रांजैक्शन कैसे होती है? 2 लोग आपस में बार्गेन करते हैं, वही ऑफर एक्सेप्टेंस वो सारा काम चलता है। वो कहता है जी अच्छा जी चलो जी डन हो गया। वो कहते हैं भाई ऐसा करो 5 लाख रुपया मुझे टोकन दे दो,
फिर हम एक हफ्ते के बाद मिलते हैं और फिर आप जनाब पैसे दो, हम स्टाम्प पेपर लिखते हैं, सारा कुछ करते हैं, बात हमारी तय हो गई है। आप खरीदार हो, आपने मुझे टोकन मनी दे दी है 5 लाख रुपया, ठीक है। अब घर जाकर आपको लगा कि यार नहीं अभी नहीं बिल्डिंग खरीदनी चाहिए, यार ये तो महंगी कर ली है या अभी नहीं खरीदनी है। इस टोकन का मकसद ही ये है, अगर आप अपनी बात से मुकरे तो ये मेरा, और अगर मैं अपनी बात से मुकरा तो फिर मैं ये आपके 5 तो वापस करूंगा, अपने भी 5 डाल के आपको दूंगा, 10 लाख रुपया देना पड़ेगा, एक 5 आपका। इसका मतलब है टोकन देने का मतलब है अब जो बंदा अपनी बात से फिरेगा उसे 5 लाख रुपया पेनल्टी चार्ज हो जाएगी एक किस्म की, यही मतलब होता है ना। प्रॉपर्टी की सारी ट्रांजैक्शन ऐसे होती है, ठीक है। अब अगर ये बायर भाग गया, यहाँ लो बायर का जिक्र करा, सेलर का जिक्र नहीं करा, वो कहते अगर बायर भाग गया और ये 5 लाख रुपया आपको बचत हो गई तो ज़्यादा खुश ना हो, हमें भी बचत हो गई है, यानी हम भी इसे इनकम बना के टैक्स लेने लगे। वो कह रहे खाली आपकी दिहाड़ी नहीं लगी, हमारी भी लगी, हम भी टैक्स लेंगे इसमें से। इसको कहते हैं फोरफिटेड डिपॉजिट। लॉ इसको क्या नाम दे रहा है? फोरफिटेड डिपॉजिट। एंड इंक्लूड एनी फोरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड और वो कहते हैं भाई जो किराया ले रहे हो वो भी, और अब ये वाला काम तो हर साल नहीं आ रहा होगा ना, ये तो कभी कभी जिंदगी में ऐसी दिहाड़ी लगती है, रोज नहीं लगती, ठीक है ना। कि जनाब कोई बंदा आए और वैसे ही भाग जाए जैसे एक बंदा दवाई लेने चला गया था, ठीक है ना, और फिर वापस ही ना आए, तो कहता है ये रोज रोज नहीं होता। बात समझ आ रही है ना। तो लेकिन अगर किसी दफा हो गया तो ये वाली बात भी हमने रेंट में शामिल कर लिया। अब देखें डेफिनेशन की मदद से लॉ ने रेंट की बिल्कुल एक अलग मीनिंग बता दिया है। वो कहते हैं यार इसको हम प्रॉपर्टी इनकम कह रहे हैं। 2 चीजें आ गई, कौन कौन सी? एक तो रूटीन का रेंट, लेकिन एक खास बात, वो रेंट जो ऑनर ऑफ द लैंड और बिल्डिंग रिसीव कर रहा हो। वो कहते हैं अगर कोई ऑनर ऑफ द कार रिसीव कर रहा हो, वो कहते हैं वो प्रॉपर्टी इनकम नहीं, वो कहीं और कहाँ आ रही है ये पता लग गया, यहाँ नहीं आ रही है। वो कह रहा है कोई ऑनर ऑफ द जनरेटर कर रहा हो, कोई ऑनर ऑफ द गेमिंग जोन कर रहा हो, वो कहता है यार उसका जिक्र नहीं हो रहा, फिलहाल इसका जिक्र हो रहा है। तो लॉ ने जो चीज़ शामिल करनी थी ऐसे डेफिनेशन बता दी है। हमने कहा था ना कि डेफिनेशन स्कोप बताने का एक तरीका क्या है, जो चीज़ें शामिल होनी है वो बता दी जाए। तो 2 चीज़ें शामिल अभी बता दी उसने, एक नॉर्मल रेंट और एक फोरफिटेड डिपॉजिट। अच्छा जनाब, ओके। नाउ कैन अ पर्सन अंडरस्टेट द अमाउंट ऑफ रेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू अवॉइड हैवी टैक्सेस? वो कहता है यार देखो इस बिल्डिंग का किराया तो मैंने आपसे लेना है 18 लाख रुपया, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को नहीं 18 लाख देना है, तो चोरों की गवर्नमेंट बैठी है। तो भाई तुम ना ऐसा करो 3 लाख रुपए का मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो भाई तुम खुद भी चोर ही हो, तुम कौन हो? लेकिन लोग कर लेंगे ना ऐसे। तो कहते कि फिर आप गवर्नमेंट टैक्स किस पे ले, 3 लाख पे कि 18 लाख पे? वो कहता नहीं इतनी अच्छी गवर्नमेंट तो है, आपको इतना आसानी से कह दे कि जी 3 लाख पे। कहते नहीं ऐसी की तैसी तुम्हारी। When rent received or receivable is less than fair market rent for the property, fair market value, अब accountant तो समझते हैं fair market value को। The person shall be treated as having received the fair market rent for the period for the property is lent on rent। वो कहते हैं भाई अगर इस बिल्डिंग का फेयर मार्केट रेंट 18 लाख है और आपने किसी अपने दोस्त को, चलो चोरी वाली बात को जरा निकाले, किसी दोस्त को, किसी और बंदे को आपने 15 पे दे दिया, तो गवर्नमेंट ने टैक्स 18 पे लेना है कि 15 पे लेना है? तो ये सेक्शन बताना है भाई हमने 18 पे लेना है। दोस्त होगा आपका, हम तो टैक्स वाले सबको अपना दुश्मनी समझते हैं, तो हमने तो 18 पे लेना है भाई टैक्स आपसे, फेयर मार्केट वैल्यू पर। एक उसूल आ गया। लेकिन साथ ही देखना यार इस चक्कर में कोई सही जेन्युइन बात तो नहीं रगड़ी गई। वो कहता है however this shall not apply in the case of self hiring where fair rent is already included in income of the lessee। ये जब हम सैलरी इनकम पढ़ेंगे ना, ये वाली बात हमें असल तो वहां समझ आएगी, ठीक है ना।
लेकिन वो कह रहा है कि यार एक सेल्फ हायरिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे सोचिए एक कंपनी में ना एक बंदा जॉब कर रहा है और कंपनी की एंटाइटलशिप है, उस बंदे की जॉब की एंटाइटलशिप है कि कंपनी ने उसे ना अकोमोडेशन प्रोवाइड करनी है। कंपनी कहती है जनाब, वो कहता है जी कहाँ अकोमोड, कहता है जनाब हम रेंट पे लेंगे जगह और आपको 1 कनाल का घर आपकी एंटाइटलशिप है वो आपको मिलेगा। वो कहता है यार मैं खुद 4 कनाल में रहता हूँ, मैं अपना घर छोड़ के तुम्हारी 1 कनाल में किराए पे आऊँगा। कहता है देख लें मर्जी आपकी। कहता है यार मुझे आप कैश दे दो। कहता नहीं नहीं, कंपनी की पॉलिसी आप या घर ले लें, नहीं लेना तो बस आपका एंटाइटलशिप ज़ाया हो गई। अब उस बंदे को फ़ौरन क्या फीलिंग आ रही है कि अरे तो मेरे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। कंपनी ने फ़र्ज़ किया 1 कनाल का घर जो है वो 1.5 लाख रुपया किराए पर लेकर देना था, तो कहते हैं यार ये तो काम ख़राब है। वो कहता है यार आप एक काम करो, ये जो मेरा 4 कनाल का घर है ना इसको किराए पे ले लो। वो कहता जी यार भाई हमने 4 कनाल का घर नहीं देना, आपको 1 कनाल का देना है। कहते यार आप 1 कनाल का ही किराया दे दो ना मुझे, आप ये घर किराए पे लो और मुझे रहने के लिए दे दो। बात समझ आई है? ज्यादा अच्छी समझेंगे तो जब सैलरी की जगह पे जाके समझेंगे। अब वो कहता है यार फर्ज किया इस 4 कनाल के घर का किराया था 6 लाख रुपया, अब इसका फेयर मार्केट रेंट क्या है और कंपनी ने कितने पे लिया और उसूल क्या कह रहा था, टैक्स किस पे लगना है। वो कहते हैं नहीं नहीं यार ये बिल्कुल जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, यहाँ हम 1.5 लाख पर ही टैक्स लगाएंगे। ये बात समझ आई यार? मैं दोबारा समझाता हूँ मैं दोबारा, अच्छी बात है आप बोल तो गए, तो दोबारा समझें। ये मिस्टर एक्स का अपना घर है, मिस्टर एक्स एक कंपनी ABC लिमिटेड में जॉब कर रहा है, इसकी एंटाइटलशिप है कंपनी ने इसे 1 कनाल का घर देना है, इसका अपना 4 कनाल का घर है। अब ये इस ट्रांजैक्शन को जरा कंपनी से पैसे, एंटाइटलशिप का मतलब है यार ये मिलना है ना। जैसे फर्ज किया जी कंपनी ने सबको लंच करवाना है, एक बंदा कहता है सर मैं तो लंच नहीं करता, कहते भाई करना है करो, नहीं करते ना करो। अब नहीं करता तो तुम्हारे पास कोई हल नहीं है ना लेकिन ये बड़ी अमाउंट है। वो कहते हैं यार अच्छा ना एक हमें कहानी चलाते हैं, आप लोग मेरा घर किराए पे ले लो, आपने किराए पे लेके देना है ना, आपके अपने घर तो नहीं है। कहते नहीं अपने तो नहीं, हमने तो किराए पे ले। कहते भाई मेरा ही घर किराए पे ले लो मुझसे। वो कहते भाई हमने 1 कनाल का देना है। कहते यार आप 1 कनाल का ही किराया दे दो ना। मैं कहा ठीक हो गया जनाब, 1.5 लाख हमारी लिमिट है, हम आपसे ये 4 कनाल का घर 1.5 लाख किराए पे ले रहे हैं, घर के ऑनर को रेंट देते रहेंगे, आप इस घर में कंपनी की तरफ से फ्री रहे। अब ऑनर मैं खुद ही हूँ, इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे ही मिल गया। अब जब मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के शू में आया हूँ तो इनकम टैक्स वाला आ गया। वो कहता है भाई घर का फेयर मार्केट रेंट था 6 लाख, तुमने 1.5 लाख पे दिया, ऊपर वाला उसूल कहता है 6 लाख के हिसाब से रेंट लेके। अगर ये however ना लिखा होता तो 6 लाख पे रेंट लगना था, लेकिन यहाँ लिखा है however this shall not apply in case of self hiring। सेल्फ हायरिंग मैं खुद ही रह रहा हूँ और मैंने ही किराए पे दिया अपनी कंपनी को, वेयर फेयर मार्केट रेंट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द लेसी। अब जब मैं इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ूंगा ना तो मेरी सैलरी इनकम में 1.5 लाख ऐड हुआ होगा, क्योंकि सैलरी इनकम में हम कहते हैं यार एम्प्लॉयर मुझे जो भी बेनिफिट देगा वो सब क्या है, सैलरी। तो एम्प्लॉयर एक मुझे मंथली तनख्वाह भी दे रहा है, एम्प्लॉयर मुझे मंथली मेरे घर का किराया भी दे रहा है, तो ये किराया मेरी सैलरी में ऐड होगा। वो कह रहे हैं ऐसे वाली सिचुएशन में फिर फेयर मार्केट वैल्यू वाली बात को भूल जाओ, 6 लाख नहीं ऐड होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा कज़न है, मैंने अपना घर अपने बहन को ही किराए पे दिया हुआ है, वो कहते हैं भाई उन सब केसेस में हमने तो 6 लाख के हिसाब से रेंट लेना आपसे। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, सेल्फ हायरिंग का मतलब है मैंने अपना घर अपने एम्प्लॉयर को किराए पे दिया हुआ है और किराया क्योंकि एम्प्लॉयर दे रहा है तो ये अमाउंट मेरी सैलरी में ऐड हुई हुई है। ये 2 कंडीशन लगी हुई है यहाँ पे, एंड इंक्लूडेड द फेयर मार्केट रेंट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड द इनकम ऑफ द लेसी। मैं लेसी हूँ ना यहाँ पर, बात समझ आ गई है? ओके, वो कहता है ये एक एक्सेप्शन है, बाकी
हर जगह फेयर मार्केट वैल्यू। आपके घर का आपने टैक्स बचाने के लिए 2 नंबरी कर दी, 2 एग्रीमेंट बना दिया उससे। लगा यार हम ना आप ऑफिशियली चेक से मुझे इतने पैसे देना, बाकी अंडर हैंड मुझे कैश दे देना। लॉ कह रहा नहीं भाई, इनकम टैक्स ऑफिसर वहाँ का फेयर मार्केट रेंट चेक कर लिया करेगा। और फेयर किसी चीज़ की फेयर मार्केट वैल्यू चेक करना कोई काम नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू तो सबको पता नजर आ रही होती है कि भाई ये मोबाइल लेकर अभी फी सेंटर जाएं तो 4 लोगों को दिखाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये के डिफरेंस के इसकी कीमत सामने आ जाएगी। बाइक लेकर जाएं 5-7-10,000 रुपये के अलावा कीमत सामने आ जाएगी। अभी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएं, उसे पूछे यार ये सामने वाली लेन में एवरेज किराया क्या है, अच्छा इसके बैक पे क्या है, अच्छा उससे वो लाइन टू लाइन आपको बताता जाएगा फेयर मार्केट फेयर मार्केट फेयर मार्केट फेयर मार्केट। ऐसे ही दुनिया चलती है। तो कह रहे भाई हम भी ऐसे ही चलेंगे जैसे फेयर मार्केट वैल्यू वाली बात समझ आ गई है? ओके, 3 बातें हो गई हमारी अभी तक। नंबर 1, रेंट में क्या चीज शामिल होगी? ऑनर ऑफ द लैंड एंड ऑनर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग। और दूसरी फॉरफिटेड डिपॉजिट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। ठीक हो गई? और दूसरी बात हो गई कि यार फेयर मार्केट रेंट चार्ज होगा। एक्चुअल रेंट अगर कम हुआ और अगर अदरवाइज हुआ, रेंट है यहाँ का 18 लाख रुपया और हम मजबूरी में 22 दे रहे हैं तो फिर 22 चार्ज होगा, विच एवर इज हायर। ठीक है ना? एक्चुअल रेंट और वेयर द रेंट रिसीव और रिसीवेबल इज लेस देन, वो लेस की बात कर रहा है, ज्यादा की बात नहीं कर रहा। इसलिए आप ये उसूल नहीं लगाएंगे कि नहीं अब आप फेयर ही लगाएं। वो कहेगा यार वो तो मैंने लेस की सूरत में कहा था कि फेयर लगाना है, ज्यादा की सूरत में तो कहा ही नहीं है। लॉ ने अल्फाज से खेलना है ना। वो जो मैंने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बातें बता दी, वही उसूल लगेगा कि अगर आपने कहा कि भाई देखो आपने तो कहा था फेयर मार्केट, उसने कहा मैंने जब कहा था जब वो लेस होगा, आप तो ज्यादा पे बैठे हो तो ज्यादा वाले पे तो वो उसूल नहीं लगना। तो इसको अकाउंटेंट की नजर में ऐसे समझ लेते हैं, विच एवर इज हायर। क्या कह रहे हैं? नहीं रेंट पे लगेगा। ये मैंने इसलिए कहा कि ये बात असल समझ कब आएगी जब सैलरी पड़ेगा। सैलरी में हमने एक उसूल पढ़ना है कि यार मेरी सैलरी क्या है। नॉर्मली सैलरी का एक मोटा कॉन्सेप्ट क्या है, जो मुझे तनख्वाह मिल रही है। नहीं, लॉ जब हम लॉ पढ़ेंगे ना तो राइस से मुझे जो सैलरी मिल रही है, कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं जहाँ से आपको सैलरी मिल रही है ना, उसमें हर चीज़ शामिल है। बस एक चीज़ एग्जेम्प्ट है कि वो जो मैं सांस ले रहा हूँ ना इस वक्त यहाँ पे, और ऑक्सीजन मेरे अंदर जा रही है राइस की प्रेमिसेस में से, ये एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा बाकी सब पे टैक्स लगना है। अगर मेरे मोबाइल का खर्चा दे दिया, फला कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, मेरे घर का रेंट, वो सब सैलरी के चैप्टर में हमें बात समझ आएगी। इसीलिए मैंने कहा कि सही इसकी परतों में सैलरी के साथ समझ आएगी। अच्छा ओके जनाब, एनी रेंट रिसीव बाय अ पर्सन अगेंस्ट लीज ऑफ ए बिल्डिंग। हमने कहा यार भाई 2 तरह से काम चलेगा। नंबर 1, हमने कहा भाई स्कोप, क्या चीज शामिल है, वो क्या चीज शामिल नहीं है। अब वो बताने लगा है क्या चीज शामिल नहीं है। ठीक है ना? एनी रेंट रिसीव बाय अ पर्सन अगेंस्ट लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। वो कहते हैं यार एक बंदे की ना फैक्ट्री है, अब उससे चल नहीं रही है, कोई उसको लग रहा है यार मेरे से नहीं ये काम हो रहा, तो उसने प्लांट एंड मशीनरी बनी बनाई फैक्ट्री जो है ना किराए पे दे दी है। कोई गारमेंट की फैक्ट्री थी, उन्होंने कहा यार ये मशीनें बिल्डिंग शिल्डिंग सब आपका, ये मेरा किराया है। तो वो ऑनर है लैंड एंड बिल्डिंग का, लेकिन वो कहते हैं क्योंकि अब मशीनें भी साथ आ गई हैं, हम तो सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग के किराए की बातें कर रहे हैं, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में लेके जाएंगे, यहाँ से निकाल दिया है विच इज इंक्लूड विच इज एक्सक्लूडेड। बात समझ आ गई है? अगर कोई आदमी अपनी फैक्ट्री टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी का मतलब फैक्ट्री हो गया ना, अगर कोई ऑनर ऑफ द फैक्ट्री अपनी फैक्ट्री किराए पर दे दे। अच्छा अब एग्जामिनर क्या करता है, कंफ्यूज करता है ताकि बच्चा जो रटा लगा के आया ना वो तो फारिग हो जाए ना। वो कहता है एक ऑनर ने अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग किराए पे दे दिया, ये तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अगर खाली बिल्डिंग दी है तो फिर तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। नहीं, बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी
है तो उसका जिक्र हो रहा है कि वो कहाँ चली गई है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली गई। क्लियर होगी बात? जैसे ये फैक्ट्री अगर कोई बंदा दे दे किराए पर, ऐसे लगी लगाई फैक्ट्री, तो ये कहाँ चली गई? On 1st July 2020, Fahim agreed to rent out his factory building along with machinery due to COVID-19 crisis at a monthly rent of rupees 3,50,000. If only building was let out, it could be rented for, वो कहता अगर हम मशीनें उठा लेना तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख है, क्योंकि हमारी मशीनें भी पड़ी हैं, तो 3.5 लाख है। इसका मतलब है मशीनों का किराया कितना हुआ? अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है ताकि आप ऐसे सोचना शुरू कर दो। नहीं, लॉ तो में हमारी सोच अलाउ ही नहीं करता। आप एज एन अकाउंटेंट फौरन अपॉर्शनमेंट पे चले गए हो ना कि हाँ जी 1.5 लाख मशीन का किराया। वो कहता है आपको किसने कहा ऐसे सोचो भाई? हमने तो कहा अगर कट्ठा है तो सारा ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला गया। इसीलिए हमने कहा था लॉ ने जो कह दिया बस वो लॉ है। हालांकि बड़ा आसान हाल था यार, 2 लाख रुपया कहाँ लेकर जाएं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, 1.5 लाख रुपया कहाँ लेकर जाएं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। या अगर कोई हमें ऐसा हेड नजर आ जाए जिसमें प्लांट एंड मशीनरी का किराया जाएगा तो वहाँ ले जाएं। तो कहते हैं आपको ऐसे कहा ही नहीं भाई, आपको किसने अलाउ किया ऐसे सोचें? हमने आपको कहा है कि अगर ये कटा है तो चुप करके सारे को उठाकर फ्रॉम अदर सोर्सेज बनाइए। इसलिए वो जो बातें हम कर रहे थे कि आपने अपनी आंख से लॉ पढ़ना है, अपनी ऐनक से लॉ पढ़ना है कि यार ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ऊपर लॉ ने कह दिया भाई कि अगर सारा कट्टा है तो बस निकाल दीजिए, इसको सेपरेट करने की जरूरत। What amount should be chargeable under income from property? Income from other sources. Income property में कुछ नहीं चार्ज होना और income from other sources में सारा जाना है। Whole amount is chargeable under that income from sources. बात समझ तो नहीं आ गई? आ गई है? अच्छा चले जी आगे चल। हमें एक बात समझ आ गई कि भाई वो ये ऐसे कह रहा है, लेकिन वो साथ ही कह रहा है यार अभी ज़्यादा शौकी ना हो, एक बात और समझाना है आपको। Where rent includes an amount received for the provision of amenities, utilities or any other services connected with the rendering of the building. वो कहता है अगर किसी आप ऐसी जगह किराए पर ली है जहाँ वो कहता है कि भाई इसमें किराया भी शामिल है, बिजली भी शामिल है, पानी भी शामिल है, क्लीनिंग भी शामिल है, गार्ड भी शामिल है, तो फिर क्या करना है? Renting of the building shall be chargeable under that income from, लेकिन कौन सी अमाउंट? Or any other services connected with renting of the building, it shall be charged. It shall be charged का मतलब है वो अमाउंट। हजरत समझे, मैं ऐसे दिखाता हूँ। वो कहते हैं कि यहाँ अब उसका लॉ का मकसद क्या है? यहाँ लॉ का मकसद है कि अगर कोई एक बिल्डिंग है और आपको नजर आए कि यार अगर खाली बिल्डिंग होती ना तो मेरा किराया होना था 50,000 रुपया। वो कहता नहीं यार मेरे घर पे सोलर भी लगा हुआ है तो बिजली का बिल तो मैं दूंगा आपका, तो भाई ऐसा है कि मैं आपको 75,000 रुपये में दूंगा। इसका मतलब है बिजली के नाम पर मैंने आपसे कितने पैसे लिए हैं? 25,000 रुपये। वो कहते हैं यहाँ पोर्शन करना है। फिर पढ़ते हैं यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद रेंटरिंग ऑफ द बिल्डिंग, कॉमा इट शैल बी चार्ज। कौन सी अमाउंट? वो जो एडिशनल चार्ज हुई है, होल का जिक्र नहीं हो रहा, यूटिलिटीज वाली। वो लफ्ज इट से अब हमने ये सारा उठाया है, वहाँ कॉमा लगा और उसने कहा कि ये वाली अमाउंट कौन सी, जो यूटिलिटी वाली अमाउंट है, ये अदर सोर्सेज में जाएगी, सारी नहीं जाएगी। देखिए जरा नीचे हम एक एग्जांपल बनाते हैं। Kamran rented out his house to Kashif against a rent of 75,000 per month. As per terms, 10,000 per month is chargeable against rendering of utility and other services. This 10,000 is included in 75,000. इसका मतलब है बिल्डिंग का किराया कितना हुआ? 65,000. The actual expenditure incurred by Mr. Khan on utility is 60,000 per year. वो कहते भाई अब कैसे चार्ज करें? तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या चार्ज हो?
75,000 में से 10,000 माइनस करें और 12 महीने का है तो 7,80,000 रुपया कहाँ टैक्स लगेगा? इनकम फ्रॉम। कहता है यार अब आपने यूटिलिटी के नाम पे कितने पैसे लिए हर महीने? 10,000 रुपया, ठीक है ना? है 10,000 ज़रब 12, 1,20,000 और आपका खर्चा कितना हुआ है? 60,000 रुपया ये और 30,000 रुपया ये, 90,000। इसका मतलब है 1,20 में से 90 माइनस किए 30,000 रुपए की ये इनकम हुई है हमें, लेकिन ये इनकम फ्रॉम। अब जरा गौर करें कि ऐसे समझने की जरूरत है हमें चीजें। वो जो हमारे दिमागों में ना फॉर्मूला टीचर आएगा बता देगा ये हो गया तो ऐसे कर लें तो हम करते जाएंगे। टैक्स ऐसे नहीं पढ़ सकते। एक लफ्ज फुल स्टॉप के बाद इट लगा तो उसने बिल्कुल सिनेरियो चेंज कर दिया है। टैक्स में एक बात को टैक्स कोई ये थोड़े कह रहा है कि जनाब ऐसे करेंगे, नहीं। पिछली स्लाइड में बिल्कुल हमें इससे रिवर्स फजाइल बयान कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि यार इसका मतलब ये है सारी अमाउंट उठकर कहाँ चली जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन अगली ही दफा वो बात कर रहा है, वो कहता नहीं जनाब इसमें से वो अमाउंट उठकर जाएगी, सारी नहीं जाएगी। क्लियर होगी बात? अच्छा जनाब, तो हमें कुछ बातों की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। अगर हम गौर करें, हम यही बात आपसे डिस्कस कर रहे थे क्या कि भाई जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं पहला सवाल क्या है? स्कोप में दो बातें पढ़नी है। क्या चीज शामिल होगी? तो पता चल गया क्या चीज शामिल होगी। दो चीजें शामिल कही बताई उसने, ऑनर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग शामिल होगा एंड फोरफिटेड डिपॉजिट शामिल होगा, ठीक है ना? क्या चीज शामिल नहीं होगी? रेंट टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, सारा ही शामिल नहीं होगा। यूटिलिटीज एंड एमिनिटीज के नाम पे जो पैसे लेंगे वो शामिल नहीं होंगे, ठीक है ना? एक चीज और शामिल होनी है जो भी जहां से मैं वापस आया हूँ, एडवांसेस लिखा हुआ है, वो भी हमने 3 चीजें टोटल टैक्स करनी है, 2 आज हम पढ़ चुके हैं। अब ये काम चला और आपने जनाब सारा रेंट आ गया। अब रेंट हमारा इनकम में एक हेड की इनकम इकट्ठी होना शुरू हो गई, दूसरे हेड की इनकम इकट्ठी होनी शुरू हो गई। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि यार ये हमने कैलकुलेट किया, ये हमने कैलकुलेट किया, कितनी इनकम बन गई इस बंदे की? 7,80,000 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और 30,000 इनकम फ्रॉम, टोटल कितनी हो गई? 8 लाख। अब जरा समझे NTR वर्सेस FTR को। क्या 8,10,000 के ऊपर मैंने स्लैब लगानी है? इफ यस तो हम कह रहे हैं ये इनकम कहाँ टैक्स हो रही है? NTR में। और अगर मैं कहूँ कि नहीं 7,80,000 पर मैंने स्लैब लगानी है और 30,000 का कोई अपना रेट है, तो फिर ये NTR है और ये FTR है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जी बिल्कुल हो सकता है। NTR और FTR का पता चलेगा जिस पर लगाएंगे सैलरीड या नॉन सैलरीड, वो कहाँ चली गई? और जिसका रेट अपना ही कहीं लिखा हुआ, मसलन जी 7,80,000 पर कितना टैक्स लगाना है, ये यहाँ नहीं हम पढ़ रहे, बस टैक्स लगाना है। टैक्स का फैसला कब होगा? जब इसकी सारी NTR की इनकम इकट्ठी करेंगे और उसके बाद कल हमने पढ़ा था स्टेप 1, कैलकुलेट करें बंदा कौन सी स्लैब में फॉल करता है। जहाँ स्लैब्स लगनी है वो क्या है? NTR है, और जहाँ स्लैब नहीं लगनी FTR है। डन हो गई बात? तो आज हमें कुछ थोड़ा सा 3-4 लेक्चर स्पेंड करके हम एक बेस बना रहे थे, तो आज उसकी कुछ रेलिवेंस नजर आनी शुरू हुई है कि यार हम ये मीन्स, इंक्लूड, सब्जेक्ट टू ये बातें क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि जब हम असल चैप्टर पढ़ना शुरू करें तो हम बेवकूफ़ों की तरह रटे ना लगा रहे हैं, बल्कि हमें पता लग रहा हो कि यार अच्छा सर ये कह रहे हैं तो हाँ यही ऊपर ये लिखा हुआ है इस वजह से ऐसा कह रहे हैं। जी बेटा आप क्या पूछ रहे हैं?
हर साल इनकम लेंगे, हर साल माइनस करेंगे। एक्चुअली तो आप ये पूछें कि सर ये आपने माइनस क्यों कर दिए हैं, तो इसका जवाब आएगा कि बेटा जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ेंगे ना तो वहाँ लिखा होगा, क्योंकि अभी भी अगर आप गौर करें तो हमने साथ ही अगली बात कौन सी की थी, डिडक्शन। तो डिडक्शन की भी लिस्ट आएगी। कल हम आएंगे तो शायद कल के लेक्चर में नहीं, परसों के लेक्चर में पढ़ रहे होंगे कि वो कौन कौन सी डिडक्शन हैं जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अलाउड है। यानी ये तो मैंने 7,80,000 तो अभी रेंट आया है ना, इस सारे पे तो टैक्स नहीं लगना, मेरे कुछ एक्सपेंसेस भी होने हैं ना, वही अकाउंटेंट की नज़र से सोचें, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, डिडक्शंस। अगर देगा तो फिर एफटीआर में चली जाएगी। मसलन आपने जो सवाल पूछा इसका मैं ज़रा सॉलिड जवाब देता हूँ। 2 साल पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एफटीआर में ही होती थी, 3-4 साल एफटीआर में रही है, उससे पहले भी एनटीआर में होती है, अब दोबारा ये एनटीआर में आ गई है। तो फिर लिखा होता था कि अब इसके ऊपर ये रेट लगाने हैं, लेकिन अब देखें मैंने आपसे रेट कोई नहीं डिस्कस किए, इसका मतलब है ये कहाँ चली गई है वापस। तो ये आना जाना भी लगा रहता है इनकम का, ठीक है ना। कभी कोई चीज़ एनटीआर में चली जाती है, कभी एफटीआर में चली जाती है, कभी फिर वापस आ जाती है, आना जाना भी लगा रहता है। और जो हेड अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें तो ये अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है बजट में। बजट में देखते हैं कि जब कहाँ से हम पैसे निकाल सकते हैं, और ठीक है ना, तो देखते हैं कि यार ये गन्ना 2 दफ़ा निकला है, बेलने से 1 दफ़ा और जा सकता है, तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि किधर जाना है, ठीक है ना। तो बजट के टाइम पर डिसीजन हो रहा होता है, जब बजट आता है ना फाइनेंस बिल पे डिपेंड करता है, ज़्यादा एफटीआर देता है वैसे, क्योंकि एफटीआर में ना आप जैसे जैसे हम आगे चलेंगे एफटीआर में एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करते, स्ट्रेट टैक्सेशन हो जाती है। अच्छा, लोग भी जो एफटीआर में होते हैं वो इजी फील करते हैं एफटीआर में, उसकी वजह भाई ये इनकम है, बस इतना टैक्स है, अब हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। क्या नहीं पूछेंगे, क्या खर्चे माइनस करने हैं, कुछ नहीं भाई, मेरी ग्रॉस इनकम पे टैक्स ले लें, मेरे से पूछें कुछ ना। सारा बिजनेसमैन इस पे खुश है, सारा बिजनेस, लेकिन सारी ब्यूरोक्रेसी इस पे नाराज है। उन्हें रिश्वत कब मिलेगी, जब मुझे नोटिस आएगा। अब ये सारी रिकॉर्ड भी करा रहे हो तो जब मुझे नोटिस आएगा तब बेचारी हुकूमत ने दोनों को चलाना है, बिजनेसमैन को भी खुश करना है, ब्यूरोक्रेसी को भी। इसलिए कुछ इनकम एनटीआर में रखी है, कुछ एफटीआर में रखी है, कल मुलाकात होगी यहाँ से आगे।